नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं BNN इंडिया। अजमेर में बुधवार को रैपिड एक्शन फोर्स और जिला पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया। कोतवाली, दरगाह, गंज और क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में ये फ्लैग मार्च निकालकर अति संवेदनशील क्षेत्र को चिन्हित किया गया है, जिससे कि क्रिटिकल स्थिति में पब्लिक तक सुरक्षा पहुंचाई जा सके। अजमेर में बुधवार को रैपिड एक्शन फोर्स और जिला पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया। कोतवाली, दरगाह, गंज और क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में ये फ्लैग मार्च निकालकर अति संवेदनशील क्षेत्र को चिन्हित किया गया है, जिससे कि क्रिटिकल स्थिति में पब्लिक तक सुरक्षा को पहुंचाया जा सके। कोतवाली थाने के एसआई मनीराम ने बताया कि रैपिड एक्शन फोर्स ने आज फ्लैग मार्च निकाला है। इसका उद्देश्य सांप्रदायिक तत्वों पर अंकुश लगाना है। इसके साथ ही शहर के उन पॉइंट्स को चिन्हित किया गया है जहां तुरंत क्रिटिकल स्थिति में पब्लिक को तुरंत सुरक्षा पहुंचाई जा सके। बताया कि संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया है, साथ में ही स्थानीय पुलिस जाब्ता भी मौजूद रहा। रैपिड एक्शन फोर्स के डिप्टी कमांडेंट राजेंद्र कुमार ने बताया कि आज 4 थाना क्षेत्र में ये फ्लैग मार्च निकाला गया है। इसका उद्देश्य सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ावा देना और दंगा जैसी स्थिति में अपने आप को तत्पर रखना। इसीलिए सेंसिटिव एरिया में हमेशा ये एक्सरसाइज की जाती है। अजमेर भी एक महत्वपूर्ण स्थान है, इसीलिए आज यहाँ पर फ्लैग मार्च निकाला गया। आज का जो एक्सरसाइज का उद्देश्य है, हमारा यह दरगाह, क्लॉक टावर, गंज और आसपास के जो एरिया है उसके अंदर हम ये आज का फ्लैग मार्च निकालेंगे। हमारा उद्देश्य है सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ावा देना और दंगा जैसी स्थिति होती है तो स्थिति निपटने के लिए अपने आप को दक्ष और तत्पर रखना। इसलिए हम ये एक्सरसाइज सेंसिटिव एरिया में हमेशा करते हैं, सालाना हाइपर सेंसिटिव एरिया में, और राजस्थान के जो जिले हैं सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव, वहाँ जाके ये एक्सरसाइज की जाती है। तो ये हमारे अजमेर एक महत्वपूर्ण स्थान है। उसी के लिए आज हम एक्सरसाइज करने के लिए आए हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की आपात स्थिति होती है तो बल तत्परता से कार्य कर सके। इसीलिए आज का एक्सरसाइज रखा गया है और जिला बल के साथ मिलके हम ये एक्सरसाइज करेंगे। आज रैपिड एक्शन फोर्स आई है, CRPF है ये। इसका उद्देश्य यह है अजमेर शहर में, वैसे पूरे देश में ही सांप्रदायिक तत्व हैं उन पर अंकुश लगाना और वो पॉइंट चिन्हित करना जिन्हें हमें आकस्मिक स्थिति में तुरंत सुरक्षा जनता को पहुंचाई जाए। आज अजमेर शहर में 4 थानों को चिन्हित किया गया है। कोतवाली, दरगाह, गंज और क्लॉक टावर, इन चारों थाना क्षेत्रों में अति संवेदनशील क्षेत्र में गश्त करेंगे, रूट मार्च करेंगे। अपने स्थानीय पुलिस का अजमेर के हाथीखेड़ा की रुद्र विहार कॉलोनी में लाइट व पानी की समस्या को लेकर श्री राम सेना हिंदुस्तान समिति के कार्यकर्ता समेत बस्ती के लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और लाइट व पानी की समस्या से जिला कलेक्टर लोक बंधु को अवगत करवाते हुए ज्ञापन सौंपा। अजमेर के हाथीखेड़ा की रुद्र विहार कॉलोनी में लाइट व पानी की समस्याओं को लेकर श्री राम सेना हिंदुस्तान समिति के कार्यकर्ता समेत बस्ती के लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और लाइट पानी की समस्याओं से जिला कलेक्टर लोक बंधु को अवगत करवाते हुए ज्ञापन सौंपा। जहां श्री राम सेना हिंदुस्तान की मोनिका कालरा ग्रामीण क्षेत्र जिला प्रमुख ने बताया कि रुद्र विहार कॉलोनी प्रथम काटेश्वर महादेव मंदिर मेला मैदान के सामने हाथीखेड़ा अजमेर की बस्ती में अधिकतर खंबे पर लाइट नहीं है, जिससे रात को छोटे बच्चे जब सामान लेने जाते हैं तो अंधेरा रहता है। लड़कियां रात में बाहर निकलने से डरती हैं। काफी असामाजिक तत्व घूमते रहते हैं एवं जानवरों का भी भय बना रहता है। वहीं बताया कि सरपंच को भी इस बात से अवगत करवाया, परंतु आज दिन तक कोई लाइट की व्यवस्था व पानी की व्यवस्था नहीं की गई है। श्री राम सेना हिंदुस्तान समिति के कार्यकर्ता कलेक्टर को ज्ञापन देकर 15 दिन के अंदर बस्ती में लाइट की पर्याप्त व्यवस्था कराने की मांग की है। वहीं कार्यकर्ताओं ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है और कहा कि इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। बिहार कॉलोनी है जहाँ गांव का सरपंच लाल मन्ना भी है और वहाँ के जो थंबों पे मैंने जो लाइटें देखी, बिल्कुल थंबों पे लाइट नहीं है। अगर छोटा बच्चा अगर दूध लेने जाएगा, रात बिरात अगर सांप बिच्छू जानवर खा गया तो उसकी जवाबदार कौन होगा? या तो प्रशासन होगा, क्योंकि वहाँ पर इतने सालों में ना तो लाइट लगी है, ना हर थंबे में एक कॉलोनी में लाइट नहीं है। आम जनता, उम्र लोग, जो उम्र के हमारे बाबूजी लोग हैं, माता हैं, वो पैदल जाती है, उस आधार में बहुत परेशान हो जाते हैं। रोड जिसमें यहाँ तक भी हमारे वासुदेव नानी जी का भी एरिया आता है। विधायक को भी सोचना चाहिए कि थंबों पर लाइटें लगाई जाए जिसमें हमारे कॉलोनी वाले आराम से ले सके। यहाँ तक कि वोट लेने चले जाते हैं पर उनकी जो दर्द अंदर का होता है वो ये सुन नहीं पाते, ना देख पाते कि हमारे कॉलोनी वाले कैसे रह रहे हैं, किस तरह से रह रहे हैं और किस परेशानी में झेल रहे हैं। थंबे में अगर लाइटें होगी तो बच्चे आराम से गोलियां बिस्कुट, कोई सामान लेने चला गया या कोई बच्ची लड़की स्कूल से अगर घर जाती है, कोई दारू पिया वो छेड़ता है, वो भी बचत हो सकती है, हमारी बहनों की सुरक्षा हो सकती है। तो
तो हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा मैं जल्द से जल्द करवाता हूँ, लाइट की सुविधा होगी जिसमें हमारे कॉलोनी वाले आराम से रह सकें, हमारी माता बहनें रह सकें और हम सुख शांति से रह सकें। हमारी यही है मांग। अगर नहीं हुआ तो हमें धरना प्रदर्शन। रुद्र विहार कॉलोनी के निवासी हैं, हाथीखेड़ा गांव में आती है रुद्र विहार कॉलोनी। हम लोग 5 साल से वहाँ पे रह रहे हैं। हम 50 घर हैं वहाँ पे रहने वाले व्यक्ति, और वहाँ पे 5 साल से कोई सुविधा नहीं है हमारे पास। ना तो लाइट है सड़कों पे, ना ही हमारे पानी आता है, ना ही हमारी सड़कें सही हैं। वहाँ पे एडी की कोई भी कॉलोनी की कोई भी सुविधा नहीं है एडी की हमारी। हम लोग 2 बार कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे चुके हैं। आज हम लोग आए हैं यहाँ पे और हमने आज वापस कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया कि हमारे बिजली की खंभों पे लाइटें लगाओ। हमारे खंभे लगे हुए हैं पर लाइटें अभी तक 5 साल में नहीं। हमारे 2 दिन पहले दुर्घटनाग्रस्त हुए, सांप जीव जंतुओं का खतरा होता है वहाँ पे। लड़कियाँ बाहर निकलने से डरती है। 5-6 बजे कॉलोनी में खूब अंधेरा हो जाता है, जंगल जैसी लगती है। हमारे पास पानी नहीं आया 5 साल से। हम लोग टैंकरों का पानी डलवा रहे हैं, हमारे को पीने का पानी नहीं है। उस गंदे पानी से हम लोग बीमार पड़ते हैं। कोई सुख सुविधा हमें को वहाँ पे अभी तक नहीं मिली है। हम लोग सारे कॉलोनी वाले बहुत परेशान हो चुके हैं 5 साल से, और हम लोग हर जगह ज्ञापन दे चुके हैं, देवनानी जी को, कलेक्टर साहब को, सरपंच को। हमारे पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार अजमेर के रेलवे पुलिस लाइन स्थित जीआरपी कार्यालय का अजमेर के जीआरपी आईजी परमज्योति कौर ने वार्षिक निरीक्षण कर क्राइम मीटिंग लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार अजमेर के रेलवे पुलिस लाइन स्थित जीआरपी कार्यालय का अजमेर के जीआरपी आईजी परमज्योति कौर ने वार्षिक निरीक्षण किया, जहां जीआरपी आईजी परमज्योति कौर ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि ये वार्षिक निरीक्षण पुलिस मुख्यालय द्वारा सभी उच्च अधिकारियों को एक निश्चित अवधि में मार्च महीने तक करना होता है। इसी के तहत ये वार्षिक निरीक्षण किया गया है। बताया कि वार्षिक निरीक्षण वर्ष 2024-25 का किया गया है। इस वार्षिक निरीक्षण के द्वारा रेलवे जीआरपी में मूलभूत सुविधाओं का निरीक्षण करने के साथ ही जीआरपी की कमियों का जायजा लेकर उनमें सुधार करना है। सरकार समय समय पर नवाचार करके रेलवे जीआरपी को कई नई सौगातें देती आ रही है, जहां इसी के तहत पुलिस के कार्यक्रम में सरकार द्वारा पुलिस को वाहनों की सौगात दी गई थी। रेलवे की नई भर्ती पर बताया कि पहले रेलवे जीआरपी की भर्ती पर रीट चल रही थी, अब उसका निस्तारण हो गया है। इस बार इस भर्ती के लिए कंबाइंड टेस्ट लिया जाएगा, उसका रिजल्ट एसएससी डिक्लेयर करेगी। उसी में से चुने हुए कैंडिडेट को रेलवे जीआरपी में भर्ती मिल पाएगी। निरीक्षण करने के दौरान आईजी ने बताया कि रेलवे जीआरपी में रखरखाव की समस्या सामने आई है, जिसके लिए जीआरपी पुलिस को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। आईजी क्राइम मीटिंग लेकर उसके क्राइम के आंकड़े देखेगी और विश्लेषण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी देगी। इस दौरान आईजी ने कारतूस भंडार गृह, शस्त्र सुधार गृह समेत पूरे जीआरपी क्षेत्र का निरीक्षण किया। ये वार्षिक निरीक्षण है जो पुलिस मुख्यालय द्वारा सभी अधिकारियों को एक निश्चित अवधि में मार्च तक करना होता है। तो ये जो निरीक्षण है वर्ष 24-25 का जो ड्यू था, वो एक वार्षिक निरीक्षण है, ताकि जो मूलभूत जो सारी सुविधाएं हैं, कोई कमियां हैं, कोई पुलिस मुख्यालय तक कोई चीज़ पहुंचानी है और कोई कमी पेशी पाई जाती है, तो ये एक रेगुलर प्रक्रिया है, उसके अनुसार ही किया जाता है। तो नया नवाचार आया सरकार द्वारा नवाचार तो हर समय चलते रहते हैं। अभी सरकार ने कुछ वाहन वगैरह जरूर समर्पित किए, हालांकि वो जीआरपी से संबंधित नहीं है। जो अभी हाल में जो प्रोग्राम हुआ है 15 तारीख को, उसमें कुछ वाहन जरूर पुलिस को मिले हैं। नई भर्ती का तो अभी आज आपने भी देखा होगा अखबार में कि उसमें कोई एक रिट चल रही थी, उस रिट का निस्तारण हो गया है। जो पीछे की भर्ती थी उसमें कुछ रोक लगी हुई, वो हो गया है। और नई भर्ती क्योंकि अब एक कंबाइंड टेस्ट लिया जाने लगा है सरकार के द्वारा, उसका रिजल्ट जब एसएससी डिक्लेयर करेगी उसी में से फिर चुने जाएंगे, उसके बाद ही शुरू हो पाएगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से होने वाली रीट 2024 परीक्षा में किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए लगातार नए आदेश आ रहे हैं। एग्जाम के आवेदन फॉर्म में लेटेस्ट फोटो सहित विभिन्न गाइडलाइन की गई है जारी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से होने वाली रीट 2024 परीक्षा में किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए लगातार नए आदेश आ रहे हैं। एग्जाम के आवेदन फॉर्म में लेटेस्ट फोटो को अनिवार्य किया गया है। मुख्य सचिव के आदेश पर जारी नई गाइडलाइन में परीक्षा केंद्र के 100 मीटर के भीतर कोई हॉस्टल नहीं होना चाहिए। साइबर कैफे भी उसी दिन बंद रहेंगे। जिला स्तर पर भी रीट के लिए कमेटियों का गठन किया जाएगा। जिला कलेक्टर की अध्यक्ष वाली इन कमेटियों में 10 मेंबर होंगे। अगले साल 27 फरवरी को होने वाले एग्जाम के लिए 16 दिसंबर से आवेदन शुरू हो गए हैं।
व परीक्षा की अंतिम तिथि 15 जनवरी है। परीक्षा केंद्र जिला मुख्यालय पर ही होंगे। परीक्षा केंद्र में 200 परीक्षार्थियों से ज्यादा के बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश है। साथ ही गाइडलाइन के तहत अभ्यर्थियों को आवेदन फॉर्म अपलोड किया जाने वाला पासपोर्ट साइज फोटो लेटेस्ट लगाना होगा। 3 महीने से ज्यादा पुराना न हो। रीट के लिए मंगलवार शाम तक 5,957 आवेदन प्राप्त हो गए हैं। लेवल 1 के 1,722 व लेवल 2 के 4,235 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इनमें से 125 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने दोनों लेवल में परीक्षा के लिए आवेदन किया है। रीट 2024 की परीक्षा के लिए आवेदन 16 दिसंबर से प्रारंभ हो गए हैं। पहले दिन 550 आवेदन प्राप्त हुए थे और कल शाम तक 5,000 आवेदन प्राप्त हो गए हैं और अभी अनुमानित 6-7 हज़ार आवेदन अभी तक प्राप्त हो चुके होंगे। और इसके साथ ही जो आवेदन है ये 15 जनवरी 2025 तक स्वीकार किए जाएंगे। तो सभी जो अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं वे अंतिम तिथि का इंतज़ार नहीं करके और शीघ्र आवेदन कर लें। और दूसरा एक चीज़ जो अभ्यर्थियों को जानने योग्य है कि वे अपना चालान जनरेट करके ही आवेदन कर सकते हैं, इसलिए पहले चालान जनरेट करके और अपना आवेदन शुल्क जमा कराएं। आवेदन शुल्क जमा कराते समय और चालान जनरेट करते समय ये ध्यान रखें कि जिस लेवल के लिए वो आवेदन करना चाहते हैं उसी लेवल के लिए वो चालान जनरेट करें। यदि गलत चालान जनरेट हो करके और शुल्क जमा हो गया है तो उनका शुल्क वापस नहीं होगा और उन्हें अपने जो वांछित लेवल के लिए अलग से चालान जनरेट करना होगा। और दूसरी जो प्रविष्टियां हैं वो करते समय भी ध्यान रखें और फॉर्म को सबमिट करने से पहले एक बार सभी एंट्रीज को अच्छी तरह से चेक करके और उनमें संशोधन कर लें। यदि एक बार फॉर्म सबमिट हो गया तो फिर अभ्यर्थी अपने स्तर पर उसमें कोई संशोधन नहीं कर पाएगा। ये 1 महीने तक जो आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया चलेगी, उस प्रक्रिया में 10 लाख के लगभग आवेदन प्राप्त होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अंतिम आंकड़ा तो जब आवेदन पत्र प्राप्त हो जाएंगे तभी बताया जाना संभव होगा। हाँ, फोटो के लिए हमने सभी अभ्यर्थियों को ये निर्देश जारी किए हैं कि वे आवेदन पत्र में जहाँ फ़ोटो अपलोड करने का स्थान है वहाँ अपना नवीनतम फ़ोटो अपलोड करें। पिछले 3 महीने से अधिक पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए और फ़ोटो जैसा वो आवेदन पत्र में लगाते हैं उसी स्वरूप में उनको परीक्षा देते समय भी वहाँ उपस्थित होना चाहिए। जैसे कि क्लीन सेव्ड या दाढ़ी में जैसा भी उनका फ़ोटो इसमें लगा हुआ आवेदन पत्र में, वैसे ही उनको अपने परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना चाहिए, जिससे कि किसी प्रकार की उन्हें समस्या का सामना नहीं करना पड़े। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ।
excited? Holidays will be very boring for me. For cuisine, black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. अजमेर विद्युत वितरण निगम अपने उपभोक्ताओं की बिलिंग का कार्यभार बेलारी कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज को दिया है। स्पॉट बिलिंग से उपभोक्ताओं की घर जाकर रीडिंग लेने के साथ ही तकनीकी कर्मचारी पर निगम निगरानी रखेगा। अजमेर विद्युत वितरण निगम अपने उपभोक्ताओं की बिलिंग का कार्यभार बेलारी कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज को दिया है। अधीक्षण अभियंता दिनेश सिंह ने बताया कि स्पॉट बिलिंग के लिए अजमेर सर्कल के सभी सब डिवीजन, किशनगढ़, पुष्कर में कनिष्ठ अभियंता, फीडर इंचार्ज, सहायक अभियंता एवं राजस्व अधिकारी की मीटिंग लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। सिंह ने कहा कि अजमेर सर्किल के 3,19,000 उपभोक्ताओं को बिल स्पॉट बिलिंग सिस्टम से दिया जाएगा। बताया कि 25 HP के नीचे के उपभोक्ताओं की स्पॉट बिलिंग होगी। 25 HP से ऊपर के HT और MIP श्रेणी के उपभोक्ताओं की बिलिंग रीडिंग लाकर पहले की तरह कार्यालय में ही की जाएगी। बाकी उपभोक्ताओं के बिल स्पॉट बिलिंग के माध्यम से जारी किए जाएंगे। सिंह ने बताया कि पहले के उपभोक्ताओं को शिकायत रहती थी कि बिल समय पर नहीं मिला है, मीटर रीडिंग सही नहीं की गई है। इन सभी समस्याओं का समाधान रहेगा स्पॉट बिलिंग। तकनीकी कर्मचारी उपभोक्ता के घर जाएगा, मौके पर रीडिंग लेकर हाथों हाथ उपभोक्ता का बिल जारी करेगा, जिससे बिल नहीं मिलने, बिल देरी से मिलने या रीडिंग सही नहीं लेने की समस्या खत्म होगी और उपभोक्ताओं को बिल संबंधी शिकायत एवं समस्या का समाधान भी होगा। उपभोक्ता को बिजली बिल एवं गलत रीडिंग के लिए बार बार ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उपभोक्ता का समय व संसाधन दोनों की बचत होगी। मीटर रीडिंग के लिए मीटर रीडर एवं तकनीकी कर्मचारियों को उपभोक्ता के घर, कार्यालय, फैक्ट्री में जाकर लेना होगा। रीडिंग व बिलिंग के लिए मीटर रीडर एवं तकनीकी कर्मचारी को इंस्ट्रूमेंट मिलेगा जिसमें GPS सिस्टम लगा होगा। निगम मीटर रीडर एवं तकनीकी कर्मचारी पर ऑनलाइन निगरानी रखेगा कि मीटर रीडर प्रतिदिन कितने उपभोक्ताओं की रीडिंग ले रहा है। बिलिंग, मीटर रीडिंग और बिलिंग सिस्टम के लिए BCITS कंपनी को नियुक्त किया है, जिसका पूरा ये है बेलारी कंप्यूटर्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज। इस कंपनी के माध्यम से मीटर का जो रीडिंग है हमारे निगम के कर्मचारी देंगे। इसमें सबसे बड़ी फ़ायदा है, पहले क्या बाई मंथली बिलिंग होती थी तो उपभोक्ता को देर से बिल मिलता था और रीडिंग में भी देर से लेते थे। जो उसमें कुछ खामियां थी उसको स्मार्टली और उपभोक्ताओं के सहूलियत के लिए BCITS सिस्टम अप्लाई किया गया। इसमें उपभोक्ता को ये फ़ायदा मिलेगा कि हाथों हाथ उसको ऑन स्पॉट बिलिंग होगी, बिल भी मिलेगा। उपभोक्ता को अगर कोई समस्या होगी रीडिंग की या अन्य समस्या होगी तो उसका हाथों हाथ समाधान भी हो जाएगा। इसमें हमारा मीटर रीडर मौके पे जाएगा, उपभोक्ता के घर पे जाएगा, जिसमें GPS सिस्टम लगा हुआ है, रीडिंग लेगा और हाथों हाथ बिल देगा। पहले जो बिल बनता था, रीडिंग बिल बांटने में भी समस्या आती थी, बिल लोगों के पास समय से नहीं पहुंच पाता था, जिसके वजह से उपभोक्ताओं को जो मिलने वाली सुविधाएं थी, लाभ थी, वो उससे भी वो वंचित रहते थे। अब क्या, चूँकि हाथों हाथ बिल दिया जाएगा तो निगम में ऐसा एक सिस्टम है कि भाई अगर 10 दिन पहले बिल जमा कराते हैं तो बिल का 0.35% उसको सब्सिडी मिलती है, रिबेट मिलता है। और अगर 7 दिन पहले करते हैं बिल डेट से तो 0.15% का उसमें बिल में रिबेट मिलता है। इसमें पहले रीडिंग लेते समय मीटर रीडर साइट पे गया नहीं गया ये पता नहीं पड़ता था, घर से रीडिंग लिख दिया। लेकिन इसमें उसको जाना पड़ेगा, पर डे का उस पर हम देख सकते हैं ऐप पे कि फलाना मीटर रीडर साइट पर गया है, रीडिंग लिया कि नहीं लिया, उसकी क्या प्रगति है, आज उसने काम किया कि नहीं किया। ये पूरा वॉच निगम के हम कर सकते हैं और उसके ऊपर वॉच रख करके हम उसको बता सकते हैं भाई आपने कल काम नहीं किया था, इसको टाइम से पूरा करें। हमारा ये जो शेड्यूल है 12 दिन का है, 1 से 12 तारीख तक हर उपभोक्ता को बिजली का बिल मिल जाएगा ऑन स्पॉट, ताकि चाहे तो इसमें उपभोक्ता हाथों हाथ बिल ऑन स्पॉट ही ऑनलाइन माध्यम से जो ऐप है पेमेंट का जो ऐप है उसके माध्यम से हाथों हाथ जमा करा सकता है। इसमें निगम को भी राजस्व की प्राप्ति होगी समय से। और इसमें कुछ समस्याएं आ रही है उसको भी हम दे करके समाधान कर रहे हैं।
इसमें जैसे हमारे अजमेर सर्किल है, इसमें 3,29,000 उपभोक्ता हैं। जो MIP और ST के उपभोक्ता हैं उनकी बिलिंग रीडिंग लाने के बाद ऑफिस से होगी। बाकी जो भी उपभोक्ता हैं 18.65 25 HP के नीचे उनका ऑन स्पॉट बिलिंग होगी और इसके लिए पूरा सिस्टम हम तैयार कर रखे हैं। और हर घर में 1 जनवरी से सिस्टम लागू हो जाएगा और इसके लिए हमारी पूरी जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो भी अब आने वाले हैं, मिल जाएंगे। और हर मीटर रीडर को जा करके एक मोबाइल मिलेगा, उसके साथ एक प्रिंटर मिलेगा जिसे मौके पर जा करके वो प्रिंट करेगा। और ये बहुत सरोवर के ब्रह्मा घाट पर तेलंगाना के भाजपा संगठन मंत्री चंद्रशेखर अपने बड़े भाई राधेश्याम तिवारी के साथ माता के निमित्त तर्पण पिंडदान पंडित सुभाष अदाली के आचरतुल में किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत समेत भाजपा के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। पुष्कर सरोवर के ब्रह्मा घाट पर तेलंगाना के भाजपा संगठन मंत्री चंद्रशेखर अपने बड़े भाई राधेश्याम तिवारी के साथ माता के निमित्त तर्पण पिंडदान पंडित सुभाष अदाली के आचरतुल में किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत, पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़, पूर्व जिला देहात अध्यक्ष BP सारस्वत, जिला परिषद सदस्य महेंद्र सिंह, निवर्तमान सभापति कम पाठक, भुवनेश पाठक, घनश्याम भाटी, रमेश सिंह रावत सहित कई भाजपा के दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर चंद्रशेखर और उनके बड़े भाई राधेश्याम तिवारी ने पिंडदान तर्पण करने से पूर्व स्थानीय पंडितों का तिलक लगाकर मोली बांधकर आशीर्वाद लिया। तेलंगाना के भाजपा संगठन मंत्री चंद्रशेखर की स्वर्गीय माता की श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी व प्रेमचंद बेरवा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया सहित भाजपा के आला नेता शिरकत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर की दिवंगत मां की आत्मा शांति के लिए कस्बे की वैष्णव धर्मशाला में दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक श्रद्धांजलि सभा आयोजित होगी। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और राजस्थान प्रदेश के संगठन महामंत्री रहे, पार्टी के बहुत ही सीनियर नेता है। उनकी माताजी का देहांत हो गया था, तो तीर्थराज पुष्कर में आज वो श्रद्धांजलि सभा रखे है और उनका राजस्थान के आम कार्यकर्ताओं से जुड़ाव है और उन्होंने संगठन के लिए बहुत ग्रास लेवल पर जाके काम किया। आज श्रद्धांजलि सभा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी सहित प्रदेश के कई बड़े नेता आज श्रद्धांजलि सभा में आएंगे। और आज सुबह आप देख ही रहे हो कि घाट पे पूजा अर्चना का कार्यक्रम चल रहा है, विधि विधान से पूजा हो रही है और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन वैष्णव धर्मशाला भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति व जिला परिषद के सहयोग से आज जिला परिषद अजमेर में दिव्यांग विकलांग को 26 स्ट्रेचर एवं 12 ट्राईसाइकिल जिला परिषद प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा व भंवर सिंह पलाड़ा की अध्यक्षता व लोकपाल सुरेश सिंधी की मौजूदगी में विकलांगों को वितरित की गई। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति व जिला परिषद के सहयोग से आज जिला परिषद अजमेर में दिव्यांग विकलांग को 26 स्ट्रेचर एवं 12 ट्राईसाइकिल जिला परिषद प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा व भंवर सिंह पलाड़ा की अध्यक्षता व लोकपाल सुरेश सिंधी की मौजूदगी में विकलांगों में वितरित की गई। जिला परिषद प्रमुख ने बताया कि टीम द्वारा पंचायत समितियों में सर्वे करवाकर 1065 विकलांगों को चयनित किया गया था। 11 से 15 दिसंबर को सूचना केंद्र में सम्मानित किया गया था। ये चयनित विकलांग विभिन्न स्थानों से आए हैं, उनको व्हीलचेयर व ट्राईसाइकिल वितरित की गई है। कहा, सेवा का काम हर किसी के बस की बात नहीं है। जिसके हाथों से धर्म कार्य लिखा होता है उसी के हाथों से होता है। धर्म की जड़ हमेशा ही हरी होती है। बताया जा रहा है कि शेष विकलांगों की भी सूची तैयार की जा रही है, जहाँ बताया कि 11 से 15 दिसंबर को सूचना केंद्र में सम्मानित किया गया था विकलांगों को। इस दौरान चयनित विकलांग बच्चों के एग्जाम चल रहे थे, उनको आज सम्मानित किया गया है। ये जिला परिषद के माध्यम से, समाज कल्याण के विभाग के माध्यम से और महावीर विकलांग समिति है उसके माध्यम से कम सर्वे करवाया। सर्वे में लगभग ये जो विकलांग लोग हैं इनको ट्राईसाइकिल है, व्हीलचेयर है, इनको जो कम से कम 1200 लोगों को चयनित किया गया है। तो इसमें जिला परिषद का भी सहयोग है और मैं हमारी जो टीम है जो ये कार्य कर रही है उन टीम को और मेरा जी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ।
बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि ऐसा काम जो सेवा का काम होता है वो हर लोगों के किसी की बस की बात नहीं है। ये जो जिसके हाथों से लिखा होता है वही ऐसे धर्म का काम करता है और धर्म की जड़ सदा हरी होती है। तो आज मैं इनसे पूछा भी है, इनका नाम भी पूछा है, अलग अलग गाँवों से पधारे हैं ये लोग, इनको बहुत खुशी हो रही है। कोई सब्जी का काम कर रहे हैं, कोई शॉप का काम कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, तो इनको एक बहुत खुशी हुई है। आज इनको भाई साइकिल पे बैठ के जाने का इनको मौका मिल रहा है। तो मेरी ओर से मैं इनको भी सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई देती हूँ। 6 माह पूर्व भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग अजमेर जिला प्रमुख के कर कमलों से इनका संबंध पंचायत समितियों में सर्वे करवाया गया। सर्वे कराने के बाद जिले में जो शेष रहे उन्हें लिया गया। वो दिव्यांगों की संख्या 1065 थी, जिसके अंतर्गत उन सभी को सूचना केंद्र में 11 से 15 दिसंबर 2024 को शिविर लगाकर किसी के पैर बनाए गए, किसी का हाथ बनाए गए, किसी का कैलिपर बनाया गया, किसी को कम सुनने कान की मशीन दी गई, बैसाखी दी गई, इसके अलावा बुजुर्ग छड़ी दी गई। उसमें उस दिन 11 से 15 के बीच में जो एग्जाम चल रहे थे जिन बच्चों के, उन सभी बच्चों को आज बुलाकर 18 दिसंबर 2024 को जिला प्रमुख के कर कमलों से एवं श्रीमान भंवर लाल जी परार जी के कर कमलों से उन्हें उपकरण देकर उन्हें रवाना किया गया। सभी उपकरण अब लगभग सभी दिव्यांगों को प्राप्त हो चुके हैं। कुछ जो शेष रहे उनकी सूची भी तैयार की जा रही है। इस प्रकार अजमेर जिले में उपकरण से वंचित अब कोई नहीं रहेगा, सभी को उपकरण प्राप्त होंगे। ये सारा जो शेष जाता है पूरा जिले का जिला प्रमुख एवं परिवार को जाता है, जिन्होंने एक एक गांव में एक एक घर में जाके हमारा सर्वे करवाया और उनको लिया गया और जिन्हें इन 5 दिवसीय शिविर के अंदर और आज उसका समापन किया जा रहा है, संपूर्ण उपकरण प्राप्त हो चुके हैं। इसी प्रकार अब नए जो आते हैं उनको भी सूची तैयार की जा रही है, उन्हें भी हम जनवरी के अंदर उपलब्ध करा